एमएसटीम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का गणित। चैप्टर रहेगा हम लोग का बहुपद। बहुपद को पढ़ते समय सबसे पहले कुछ उसके पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को समझ लिया जाए। पॉइंट पहला हम लोग का आता है चर यानी चर राशि। चर राशि क्या है? उसके बाद आती है अचर राशि। जैसे जैसे पॉइंट आएंगे उसे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। तो पहला है हम लोगों का चर राशि। चर राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चर राशि हमारा क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसकी डिफिनीशन हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। चर वे राशियां जिनका मान समय समय पर बदल जाता है, उसे चर राशियां कहते हैं। चर राशि की डिफिनीशन देंगे कि वे राशियां जिसका मान समय समय पर बदल जाता है, उसे चर राशि कहते हैं। हम लोग डिफिनीशन लिखे चर राशि की कि वे राशियां जिसका मान समय समय पर बदल जाता है, उसे चर राशि कहते हैं। अब इसमें समय समय पर बदलने का मतलब कैसे समझेंगे इसको कि चर राशि किसको चर राशि कहेंगे। ऐसे तो लिख दिया गया कि वे राशि है जिसका मान समय समय पर बदल जाता है, उसे चर राशि कहते हैं। लेकिन कैसे हम लोग समझेंगे कि क्या होती हैं चर राशियाँ। जैसे मान लीजिए कि आपने जो लेटर, इंग्लिश में लेटर जो पढ़ा या हिंदी में जो लेटर अक्षर पढ़ते हम लोग, ए बी सी डी या क ख ग, इस तरह से जो भी संख्या है, जो भी हम लोग लेटर लिखते हैं, वे लेटर कहलाती हैं चर राशियाँ। यानी इस तरह से कह दिया जाए कि जो नंबर होती हैं, नंबर को छोड़ दिया जाए, यानी सभी नंबरों को, संख्या को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी कहलाती हैं चर राशियाँ। दूसरी कंडीशन, इसको एग्जाम्पल पे कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा कि 4x बराबर 8। x की वैल्यू निकाला हमने तो 8/4 हो जाएगा, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 2। यानी x का मान 2 आ गया। इसी सवाल को हम लोगों ने देखा कि यहाँ 4x बराबर 8 लिखा, तो चर राशि जो x था, x का मान 2 आ गया। इसी में हम लोग कह देंगे कि 4y बराबर 8, तो y बराबर हमारा 8/4 होगा, यानी y बराबर 2 आ गया। हम लोग देख रहे हैं कि केवल इसमें चर राशि यानी जो लेटर थी उसको केवल बदला गया, तो जो अचर राशि का मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी यही कहेंगे हम लोग कि जो चर राशियां होती हैं, यानी संख्या, नंबर को छोड़ करके बाकी जितने लेटर होती हैं, वही कहलाती हैं चर राशियां। जैसे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं उसका। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ए बी सी, ऐसे करके क ख ग, इस तरह से जो भी चीजें आएंगी ये हमारा चर राशि कहलाती है। अगला, इसके अगले टर्म में हम लोग पढ़ेंगे अचर राशि। अचर राशि क्या होती है? अचर राशि में वे राशियां इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे राशियां जिसका मान समय समय पर नहीं बदलता,
अचर राशि कहलाती है। अब अचर राशि की डिफिनेशन हम लोगों ने लिखा कि वे राशियां जिनका मान समय समय पर नहीं बदलता उन्हें कहते हैं अचर राशियां। समय समय पर न बदलने का मतलब कि अब हम लोग कह सकते हैं कि इसके एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पे हम लोग बता सकते हैं कि जितनी नंबर होती हैं, जो संख्या होती हैं, वही हम इसका एग्जाम्पल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी जो संख्याएं आएंगी वही कहलाते हैं अचर राशियां। यानी जिनका मान समय समय पर नहीं बदलता उन्हें हम लोग कहते हैं अचर राशियां। जैसे अभी हम लोगों ने देखा इसके ऊपर वाले चर राशि का एग्जाम्पल, उसी तरह से इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे मेरा आया कि 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए कि ये 5x बराबर मैंने 11 रख दिया, तो x का मान हमारा आएगा 11/2, यानी x बराबर 5.2 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो चर राशि का मान यहाँ 10 रखा, x का मान यहाँ हमारा 2 आ गया। इसमें चर राशि का मान बदल दिया गया, सॉरी अचर राशि का मान बदल दिया गया, तो चर राशि के मान में परिवर्तन हो गया। तो इस तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि अचर राशियां वे राशियां जिनका मान समय समय पर नहीं बदल जाता, नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। इस बहुपद चैप्टर को पढ़ने के लिए इन दोनों डिफिनीशनों की आवश्यकता थी। अब चलते हैं हम लोग अपने मुख्य पॉइंट बहुपद पे। बहुपद क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद क्या होता है, इस बहुपद की कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन को भी जान लें कि किस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद होगा। तो बहुपद की कंडीशन, बहुपद को तब कह सकते हैं जब वह जो कंडीशन हम बताने जा रहे हैं वो कंडीशन का पालन करता हो। जैसे मान लीजिए कि बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिसकी कंडीशन यह होती है कि उसके जो घात होते हैं, जो आपके सामने इक्वेशन समीकरण लिखा होगा, बीजीय व्यंजक लिखा होगा, जो उसकी घात होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। दूसरा कंडीशन इसकी, बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या होता है। तीसरा कंडीशन कि वह बीजीय व्यंजक एक चर में होगा। जो बीजीय व्यंजक इन तीनों नियमों का पालन करेगी उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह बहुपद होगा। पहला कंडीशन कि उसके जो घात होते हैं, जो पावर होता है वो धनात्मक होना चाहिए। दूसरा होता है जो बीजीय व्यंजक जिसका गुणांक हमेशा एक वास्तविक संख्या होगी। और तीसरी कंडीशन वह बीजीय व्यंजक जो एक चर में होता है। जैसे मान लीजिए एक चर का मतलब कि आपके सामने कोई एग्जाम्पल दिया गया 4x² + 4x + 3। इसमें देख रहे हैं कि जो चर राशि का गुणांक है, चर राशि हमारा इसमें x है, इसका गुणांक हम लोग देख रहे हैं कि 4 एक वास्तविक संख्या है। दूसरी कंडीशन यह है कि जो इसके पावर है वह धनात्मक है। जो इस पे पावर, जो इस पे घात लगाई गई वह एक धनात्मक संख्या है।
और तीसरी कंडीशन यह लगाई गई कि यह एक चराश में है। एक चराश का मतलब कि ये टोटल वन वेरिएबल में है, केवल x ही लगा हुआ है सब में। यदि इसी सवाल में 4y² + 4x + 3 कह दिया जाए, इस तरह से कोई आपके सामने समीकरण आता है, इक्वेशन आता है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका यही कारण है कि जो बहुपद होने का प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का यह पालन नहीं करता है। पालन न करने का वजह यह है कि इसमें जो चर राशि है वह एक चर राशि नहीं है, इसमें x भी है और y भी है, तो इसको दो चर रैखिक समीकरण कहा जाता है, इसलिए इसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। तो बहुपद की ये डिफिनीशन नहीं, ये कंडीशन नहीं कि तीनों कंडीशन का जो पालन करेगा उसी को हम लोग कह सकते हैं कि वह बहुपद है। पहला कि उसके घात धनात्मक होने चाहिए, दूसरा जिसका गुणांक जो होता है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और तीसरा एक चर में होना चाहिए। यदि इन तीनों का पालन करेगी तो हम लोग कहेंगे कि वह बहुपद है। अगला आता है इसके प्रकार। बहुपद के प्रकार हम लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से बहुपद 5 प्रकार का होता है। पहला बहुपद शून्य बहुपद, दूसरा एकपदीय बहुपद, तीसरा होता है द्विपदीय बहुपद, चौथा होता है त्रिपदीय बहुपद, और पांचवा होता है बहुपद। अब इनके अलग अलग क्रम में अलग अलग हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे। पहला हमारा जो होगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में पहला हम लोग लिखेंगे शून्य बहुपद की परिभाषा। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वे बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य होती है, यानी एक भी पद नहीं होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। यानी पदों की संख्या शून्य। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई इक्वेशन लिखा होगा 0x² + 0x + 0। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये 0 से इसमें गुणांक है, यानी 0 से गुणा हुआ तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, दूसरा इसमें 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो 0 होगा। ऐसे कह सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या एक भी नहीं है। इस कंडीशन में इसको शून्य बहुपद कहा जाता है। तो शून्य बहुपद की परिभाषा आप लोग दे सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि इन बहुपदों के कैसे प्रकार हैं, इनकी डिफिनीशन कैसी है। तो पहला शून्य बहुपद की परिभाषा आप लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या शून्य होती है, पदों की संख्या 0 होती है, उसको कहते हैं हम लोग शून्य बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने 0x² 0x + 0, इस तरह के एग्जांपल को हम लोग कह सकते हैं कि शून्य बहुपद है। आपको सवाल मिलेगा इस पे लगाने के लिए कि आपके सामने इस तरह से सवाल दिखे होंगे, आपको बताना होगा कि बताइए कि एक पदीय बहुपद है, कि द्विपदीय बहुपद है, कि शून्य बहुपद है। जैसे हम लोग इसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज जब हल करेंगे तो उसमें सवाल आएगा, हम लोग लगाएंगे। अगला दिया है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद की डिफिनीशन हम लोग देंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक होती है, जिसमें पदों की संख्या एक होती है, उसे हम लोग कहते हैं एक पदीय बहुपद। जैसे आपके सामने कोई इक्वेशन लिखा होगा 4x² 4x 3 2, इस तरह से जो इक्वेशन आपको लिखे होंगे ये सब कहलाते हैं एक पदीय बहुपद। तो इसकी डिफिनीशन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या एक होती है, उसे हम लोग कहते हैं एक पदीय बहुपद। इसमें भी आपको सवाल मिलेगा, छांटने के लिए आएगा कि आपको देख करके बताना होगा कि बताइए कि ये कौन से बीजीय व्यंजक है, एक पदीय है, द्विपदीय है। जैसे एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे वैसे आएगा, लगाएंगे। कंडीशन यह है कि जो इसकी डिफिनीशन हमने बता रहा है, कुछ ऐसी भी डिफिनीशन है जिसको मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ, तो आप खुद इसको सुन करके इस सभी डिफिनीशनों को लिख लेंगे। अगला द्विपदीय बहुपद
सेम इसी तरह से परिभाषा इसकी भी बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने शून्य बहुपद की बनाया, एक पदीय बहुपद का बनाया, उसी तरह द्विपदीय बहुपद की परिभाषा हम लोग बनाएंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 होती हैं उसे हम लोग कहते हैं द्विपदीय बहुपद। जैसे 3x² + 4, 4y + 3, इस तरह से जो कंडीशन आपके सामने आएंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह द्विपदीय बहुपद है। यानी द्विपदीय बहुपद की परिभाषा कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 2 होती हैं उसे हम लोग द्विपद बहुपद कहते हैं। अगला देखते हैं हम लोग त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय यानी 3 पद वाले, इसके नाम में ही इसकी डिफिनीशन आपके सामने है। जैसे ऊपर से शून्य बहुपद, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। त्रिपदीय में ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 होती है उसको हम लोग कहते हैं त्रिपदीय बहुपद। यानी पदों की संख्या 3 होने का मतलब 3x² + 4x + 5, इसमें पदों की संख्या आपके सामने 3 दिखाई दे रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह त्रिपदीय बहुपद है। कोई इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा कि 4y + 5, 4y² + 5y + 3, इस तरह से भी कोई समीकरण लिखता है, इक्वेशन है, तो ये त्रिपदीय बहुपद के उदाहरण होंगे। लेकिन आपके सामने यदि कोई इस तरह का समीकरण आता है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पहले तो ये बहुपद नहीं है। अब कोई पूछेगा कि क्यों बहुपद नहीं है, तो आप इन तीनों शर्तों का यदि यह पालन करता होगा तभी कह सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इसमें घात भी धनात्मक है, इसके गुणांक भी एक वास्तविक संख्या है, लेकिन देख रहे हैं कि यह एक पदी में नहीं है, इसमें पद यानी इसमें जो चर हैं वह x और y 2 चर हैं, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। तो त्रिपदी की परिभाषा हम लोग देंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 होती हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। लास्ट और अंतिम बहुपदीय बहुपद। बहुपदीय बहुपद में अब आपके सामने 3 पद तक पढ़ लिए, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें 3 से अधिक पद होते हैं उसे हम लोग कहते हैं बहुपदीय, यानी बहुपदीय बहुपद। यानी पदों की संख्या यदि 3 से अधिक हो जाती है तो हम लोग कह सकते हैं वह बहुपद जो होगा वो बहुपदीय बहुपद होगा। इसका एग्जाम्पल आपके सामने आएगा। बहुपदीय बहुपद का एग्जाम्पल 4x, 3x³, 4x², 5x, इस तरह से भी आ सकते हैं। 4x³, 3x², 4x + 5, इस तरह से भी जो एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे उसको हम लोग कहते हैं बहुपदीय बहुपद। यानी बहुपद को, पूरे बहुपद को जो पॉइंट आपको बताया गया, इसमें किसी को यदि समस्या होगी तो पुनः कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। फिर इसके अगले पॉइंट आते हैं। तो अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे हम लोग बहुपद के पद और गुणांक। बहुपद के पद और गुणांक में पहला पढ़ेंगे पद क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले इसी वीडियो में आपको पढ़ाया गया था पद, जैसे एक बार इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4x + 5 आ गया, तो ये जो होगा 4x ये एक पद हो जाएगा, ये एक पद हो जाएगा, यही इसके पद कहलाते हैं। अब पद लिखना होगा तो अब जिस तरह से आपको सवाल मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि 4x² + 5x + 3 आ गया, अब आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें पद कितने हैं, तो हम लोग बताएंगे, इसमें काउंट करेंगे कि एक ये पद है, ये एक है और ये एक है, यानी इसको कह सकते हैं कि 3 पद है। तो इस तरह से हम लोग पढ़े कि पद क्या होते हैं। अगला कंडीशन गुणांक। गुणांक क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि जो चर राशि लिखी होगी आपके सामने, कोई भी चर राशि लिखा होगा और उसके साथ जो अचर राशि होगी वही उसका गुणांक कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाएगा कि 5x² + 5x + 3 में x² का गुणांक बताइए, तो x² का गुणांक हमको लिखना होगा। तो जो ये 5 और x² इन दोनों के बीच में जो संबंध आपको बताता है वह गुणा का संबंध होता है, यानी 5 × x² और यही बनता है 5x²। तो आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 होगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक्स का गुणांक क्या होगा, तो एक्स का गुणांक भी 5 होगा। लेकिन आपसे अगला कोई कंडीशन पूछता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा, तो आपके सामने एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर के साथ कहेंगे कि किसी भी चीज़ का गुणा नहीं है, तो हम गुणांक कैसे बताएंगे। आप बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है वह 1 का गुणांक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जिसके साथ किसी का भी गुणा नहीं होता है उसका गुणांक 1 माना जाता है, और इसलिए इसका जो गुणांक होगा वह 1 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा बहुपद के पद और गुणांक। अगला देखेंगे इसमें बहुपद की घात के अनुसार वर्गीकरण। अब घातों के अनुसार कैसे इसको वर्गीकरण करते हैं, अलग करते हैं। तो पहला आपके सामने जो दिखा होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये घातों के आधार पे है, ये इसको कहते हैं एक घात बहुपद। तो घातों के आधार पे हम लोग लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि जिसमें जो घात होती हैं वो केवल एक घात होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। ऐसे बीजीय व्यंजक परिभाषा यदि आप लोग काफी लिए होंगे, नोट करते होंगे, तो नोट जरूर करिएगा। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात एक होती हैं उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आपके सामने सवाल आएगा, आपको बताना होगा कि बताइए कि ये रैखिक बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि चतुर्घात बहुपद है। तो आप इसमें पढ़े रहेंगे, इसकी डिफिनेशन जानते रहेंगे, तो बताएंगे कि कौन सा बहुपद होगा। जैसे मान लीजिए कि आ गया 4x प्लस 5, इसमें आप लोग देख रहे हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें x के घात कितने हैं। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि x के घात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो x की घात है वह 1 है, यानी जिसका पावर, जिसकी घात एक भी नहीं रहता है उसका 1 घात रहता है। या इसी को इस तरह से भी आती हैं, इसके भी x के घात आपको पूछा जाएगा तो 1 होंगे। इस तरह के जो सवाल आपके सामने आएंगे उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात 1 होती हैं उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में हम लोग बताएंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात 2 होती हैं उसे हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें घात कितने हैं, तो 2 है, तो ये कहलाएंगे द्विघात बहुपद। या इसी तरह से 4x स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी घात कितने हैं, 2 है, तो ये कहलाएंगे द्विघात बहुपद। अगला आता है त्रिघातीय बहुपद। इसका भी परिभाषा देंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात 3 होती हैं उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, या 5x या 4 भी ऐसे भी लिखा जा सकता, या 5x क्यूब 4x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह से भी जो कंडीशन आती है उसे हम लोग कहते हैं 3 घात। मुख्य पॉइंट यह है कि जो इसमें घात है उसका घात, जो चर राशि है उसका घात हमारे सामने 3 होना चाहिए यदि त्रिघातीय बहुपद होगा तो। अब मान लीजिए कि कोई घात दिया हो 4x स्क्वायर प्लस 5, अब इसमें पूछेगा कि बताइए कि यह रैखिक बहुपद है, एक पदीय बहुपद, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो आपको ये डिफिनीशन जो बताई जा रही है, परिभाषा बताई जा रही है, उन परिभाषाओं को जानना जरूरी पड़ेगा कि द्विघात बहुपद के लिए 2 घात आवश्यक है, रैखिक बहुपद के लिए 1 घात रखना आवश्यक है, त्रिघात के लिए 3 घात रखना जरूरी है, चतुर्थ घात के लिए 4 घात। तो इसके लिए डिफिनीशन देंगे कि ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें घात जो होती हैं 4 होती हैं उसे चतुर्थ घात बहुपद कहते हैं। जैसे 4x पे 4, 3x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5, इसमें ये पद बहुत मायने नहीं रखते हैं क्योंकि हम लोग घात पढ़ रहे हैं। यदि वही हम लोग पद के बारे में पढ़ें कि एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, उस कंडीशन में पद का मायने है, लेकिन इसमें घात के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें जो पावर है वो मायने रखता है, जो घात है वो मायने रखता है कि इसके पावर कितने हैं। इस तरह से जो ये बहुपद है, इन बहुपद का इंट्रोडक्शन हो गया, आप सभी लोग परिचित हो गए इन सब से।
और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले दिन इसके एक्सरसाइज के साथ।